नए ग्राफ पढ़ेंगे। तो आज पहला जो ग्राफ बताएंगे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन कैसा होता है। जैसे एफ एक्स, इसको लिखते इस तरह से, और ये x का इंटीग्रल पार्ट देता है जहाँ कि x n से n+1 के बीच में। मेरा कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक मशीन है, और इस मशीन में जब 7 रुपये 50 पैसे डालते हैं तो 7 रुपये निकलता है। जब हम 8 रुपये 90 पैसे डालते हैं तो 8 रुपये निकलता है। जब हम -7.32 डालते हैं, जस्ट पहले वाला इंटीजर आ जाएगा -8। अगर हम 5 डालते हैं तो डायरेक्ट 5 निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि n और n+1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर n पे प्लॉट हो जाएंगे, सारे के सारे नंबर। जैसे अगर कोई आपसे पूछा 7.50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम जानते हैं कि 7 और 8 के बीच में 7.50 जस्ट पहले वाला इंटीजर पे आ जाना चाहिए। जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है 7। जैसे 8.90 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ये 8 और 9 के बीच में है 8.90। कहाँ आ जाएगा डायरेक्ट 8 पे। ठीक है, -7.32 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, -8 -7 32 डायरेक्ट किस पे आ जाएगा -8। एग्जैक्टली 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब इंटीजर रहेगा तो 10 का 10 निकल जाएगा, नहीं तो वो नंबर 2 इंटीजर के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका ठीक पहले वाला इंटीजर होगा। ठीक है, ये लाइट जरा देखिए, x का मान -4 से -3 तक हो तो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान ठीक पहले वाला इंटीजर -4 पे आ जाएगा। x का मान -3 से -2 हो तो किस पे आ जाएगा -3 पे। x का मान -2 से -1 पे हो तो y किस पे आ जाएगा -2 पे। -1 0 हो तो -1 0 1 हो 0 1 से 2 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान कितना होगा 1 ठीक पहले वाला इंटीजर। 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान 2। 3 से 4 ग्राफ अगर आपको बनाना है
देखिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 0 से 1 के बीच में पाई का वैल्यू क्या है? पाई बराबर 0। 0 से 1 के बीच में पाई बराबर 0 यानी एक्स एक्सिस, पाई बराबर 0, 0 से 1 के बीच में। 1 से 2 के बीच में क्या है? पाई बराबर 1। जब x का मान 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में पाई बराबर 1, 1 पे क्लोज है, देखिए 2 पे ओपन है, इक्वल टू नहीं है। 2 से 3 के बीच में क्या है? तीन से 4 के बीच में क्या है? पाई बराबर 3। ठीक है। -1 से 0 के बीच में क्या है? -1। ठीक है, यही ग्राफ होगा, नोट कीजिए। नोट कर लेंगे। ठीक उसी ग्राफ को फिर से देखिए। 0 से 1 के बीच में 0, 1 से 2 के बीच में 1, x का मान है, y का मान है। 2 से 3 के बीच में 2, 3 से 4 के बीच में देखिए x का मान 6 से 7, y का मान 6। ठीक है, देखिए सीढ़ी नुमा भी बन गया। अभी हाल फिलहाल में रामायण महाभारत भी आप लोग देखे होंगे, उसमें भी तीर ऐसे ही चल रहा था, सीढ़ी नुमा भी बन गया। और ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ is discontinuous at all integral points। x के जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स है ना, सब पे देखिए टूट रहा है, एक पे टूट रहा है। इसमें एक चीज और देखिए, जैसे आप ध्यान दे दीजिए, 4 माइनस एच अगर करेंगे, यानी 4 से जस्ट छोटा करेंगे, ये 4 है, 4 से जस्ट छोटा कीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा 3 पे। और 4 से जस्ट बड़ा कीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा किस पे? 4। यानी कि 4 के इर्द गिर्द एक ही इंटीग्रल पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड मान चेंज हो जा रहा है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है और मैथ्स का ये अभिन्न हिस्सा है। जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ये यूज पड़ेगा फंक्शंस में, लिमिट्स में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन, बहुत ज़्यादा इसका यूज पड़ेगा कंटिन्यूटी वगैरह में। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, नोट कर लीजिए इसको। फ्रैक्शनल फंक्शन, अब देखिए 7.32 दिया हुआ है, तो इसको 0.32, ये वाला हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, -5.60। ये वाला हो गया
इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, -10 हो गया। तो ये इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। याद रखिएगा इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इधर माइनस घटाए हैं, इधर जोड़े हैं। जैसे -9.93 है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये पोर्शन हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये पोर्शन हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये 8.95 है, ये इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन ऑफ x। तो ये इंटीग्रल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लिख सकते हैं, यानी y बराबर fx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट, इसको मिडिल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं पार्ट, ठीक है। ये लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक मशीन है, फ्रैक्शनल फंक्शन, जिसमें 7.90 डालते हैं तो 90 पैसा आता है, -7.90 डालते हैं तो 10 पैसे आते हैं। ये माइनस वाला एक में से घट जाएगा फ्रैक्शन पार्ट। डायरेक्ट 7 रुपए डालते हैं तो 0 आता है, यानी कि ये फ्रैक्शन पार्ट को दिखाता है। और ये जो है ना फ्रैक्शनल फंक्शन y बराबर fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1 का पीरियोडिक इसलिए होता है कि 1 के साथ हमेशा फ्रैक्शनल तो 0.999 जाएगा, फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 के बाद फिर जैसे पैसे में, रुपए पैसे में ही देखिए ना, 1 रुपये 1 पैसे, 1 रुपये 2 पैसे, 1 रुपये 3 पैसे, 1 रुपये 99 पैसे, फिर 2 रुपये 0 पैसे, 2 रुपये 1 पैसे, 1 के बाद फिर बदल जाता ना, फ्रैक्शन सेम का सेम आ जाता है, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन। जैसे y बराबर x का फ्रैक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x का मान माइनस अगर 3 रहे से x का मान -3, x +3 हो जाएगा, -2 -1 x +2 -1 0 0 1 1 2 ठीक है।
एक एक यूनिट का कट कीजिएगा, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से। जीरो से एक के बीच में, जीरो से एक के बीच में, जीरो से एक के बीच में क्या है, y बराबर x है। y बराबर x का तो यही लाइन हो गया, जीरो पे क्लोज्ड है, एक पे ओपन है, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये रिपीट कर जाएगा। नोट कीजिए, अभी आपको पता है ना, जब x जीरो से एक के बीच में होता है y बराबर x। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 1, यानी कि 1 का पीरियोडिक है जीरो से एक, उसके बाद ये रिपीट कर जाएगा, ये ग्राफ रिपीट कर जाएगा। एक का पीरियोडिक है, वही ग्राफ रिपीट कर गया है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी हाइट जीरो से एक के बीच में होगा, और जीरो से एक एक्स के बाद हमेशा वो सेम रूप में आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, लोग इनवर्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इनवर्स फंक्शन तभी आप पढ़ पाएंगे जब आप फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो फंक्शन आपको तो बताए ही थे, फंक्शन आपको पहले ही लेक्चर में बताए थे कि फंक्शन is a rule by which each element of set A is uniquely related to elements of set B. Set A is called domain, set B is called codomain. Elements of domain called pre-image and elements of codomain corresponding to element of domain called image. Set of images called range of function. ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये हम पहला क्लास में बताए थे, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। आपको फंक्शंस का स्वभाव समझना होगा, तभी आप इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। तो if a to b defined, if a टू बी, यानी फंक्शन ए से बी डिफाइंड होने के कुछ नियम है, कुछ इसकी विशेषताएं हैं। इसमें सबसे पहला नियम ये है कि नो एलिमेंट ऑफ डोमेन
should left out of consideration of function। मतलब एलिमेंट का ऐसा, डोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो फंक्शन के कंसिडरेशन से मिस कर जाएगा। जैसे ए और बी है, 1 2 3 4 5, 1 4 9 16 है, और अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लेकर के चल रहे हैं, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 16, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा? क्योंकि डोमेन जो ए है उसका एक एलिमेंट छूट गया है, उसका एलिमेंट किसी भी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए। यही अगर रहता है 1 2 3, इधर है 1 8 और 27 27 रहता है, और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू रहता है 1 2 3, ये डिफाइंड है। मतलब पहला शर्त क्या है? पहला शर्त है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा है एलिमेंट वन और मोर elements of codomain may left out of consideration। दूसरा शर्त है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कोडोमेन का छूट सकता है। डोमेन का एलिमेंट नहीं छूटेगा, कोडोमेन का एलिमेंट छूट सकता है। जैसे अगर 1 2 3 4 है, इधर 1 4 9 16 25 36 है, ए और बी है। देखिए एग्जांपल्स लेकर के चल रहे हैं, इसमें और भी कुछ हो सकता है। अब ये देखिए दो एलिमेंट छूट गया है, तो ये डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही रहता ए बी 1 2 3 4, 1 8 27 64, देखिए ये भी डिफाइंड है, एक एलिमेंट छूट गया। अगर ए बी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी डिफाइंड है। इसमें दो एलिमेंट छूटा तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक एलिमेंट छूटा तब भी कोई दिक्कत नहीं, अब कोई एलिमेंट नहीं छूटा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसमें दो प्रॉपर्टीज में बताना चाह रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी में कि फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब डोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। एक भी एलिमेंट नहीं, अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया कि कोडोमेन का एक या एक से ज्यादा एलिमेंट छूट सकता है। इसके चार प्रॉपर्टीज हैं, अभी दो बताए हैं, पहले नोट कीजिए, उसका दो और बताते हैं। नोट कीजिए। फंक्शन डिफाइन होने का तीसरा जो शर्त है वो नो एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव मोर देन one image in codomain। एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज कोडोमेन में नहीं होना चाहिए डोमेन का। जैसे अगर हम ए और बी दो सेट मानते हैं, और ये एक मानते हैं, 4 8,
नॉट डिफाइंड। क्यों? F1 बराबर भी 1 आ रहा है, F1 बराबर -1 आ रहा है कि एक का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। आप लोग इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आदमी दो शकल का नहीं होना चाहिए, दो या तीन शकल का। एक आदमी तो सिंगल यूनिक शकल का ही होगा, ठीक है। और इसी शर्त का हम यूज किए थे जब आपको ग्राफ बताए थे, तो उसमें बताए थे चेक करने के लिए कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो आपको बताया था कि बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेना, एक से ज्यादा बिंदु पे कट कर जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये x तो प्री इमेज हो गया और उसके कोरस्पॉन्डिंग बाई 1 और बाई 2 दो इमेज हो गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया दो इमेज। तो इसका मतलब f नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि एक x के कोरस्पॉन्डिंग एक ही बाई होना चाहिए। एक के कोरस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा बाई होगा तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यही कारण था। 2 or more elements in of domain may have same image in कोडोमेन। ठीक है, जैसे 1 -1 2 3 अगर रहता, 1 4 9 रहता, तो देखिए ये हो सकता है। जैसे F1 बराबर भी 1, F-1 बराबर भी 1, ये हो सकता है। एक से ज्यादा का, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी इमेजिनरी भी अगर हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो देखिए ये हो सकता है। ठीक है, देखिए 1 के लिए भी 1, हालांकि हम लोग आईएससी में जितने भी फंक्शन पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूड है, हम खाली समझाने के लिए इसको दे रहे हैं। तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए हम 4 शर्त बताएं। पहला शर्त आपको क्या बताएं? पहला शर्त बताएं कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा शर्त बताएं कि कोडोमेन का एलिमेंट छूट सकता है। तीसरा शर्त बताएं कि एक का दो इमेज नहीं हो सकता, यानी एक आदमी दो शक्ल का नहीं हो सकता। चौथा शर्त बताएं कि दो आदमी एक शक्ल का हो सकता है, जुड़वा। दो या दो से ज्यादा आदमी एक शक्ल का हो सकता है, ठीक है, यानी दो का सेम इमेज हो सकता है। ये 4 शर्त अगर पालन करेगा तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर इस 4 शर्त नहीं पालन करेगा ना तो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा। रेंज ऑफ ए फंक्शन सेट ऑफ images of elements of domain in codomain called range of the function। जैसे f a से b की ओर जा रहा है, इसका मतलब f इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब एग्जांपल देखिए, जैसे 1 2 3 4 है, 1 4 9 16। F1 बराबर, F2 बराबर, F3 बराबर, F4 बराबर 16। F2 बराबर
4 अगर डिस्कस करेंगे तो ये प्री इमेज होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। 4 मतलब ये वाला जो टर्म है इमेज और ये प्री इमेज, 2 के लिए ये 2 प्री इमेज और ये इमेज, 3 प्री इमेज 9 इमेज, 4 प्री इमेज 16 उसका इमेज, यानी कि डोमेन का एलिमेंट प्री इमेज और को डोमेन का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इमेज कहलाएगा। ठीक है, अब रेंज क्या होगा, एफ ए 1 4 9 16। अब अगर ये रहता 1 2 3, इधर 1 8 27 64 रहता, तब रेंज क्या होता, 1 8 और 27 1 8 27। ये एलिमेंट छूट जाता। क्यों छूटता, क्योंकि ये फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो इमेज का सेट रहेगा उसी को छोड़ रेंज कहेंगे, जो एलिमेंट छूट जाएगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ए बी है, 1 माइनस 1 2 3, 1 4 9 16, एफ ए क्या होगा, 1 4 9 होगा। अब इसको अगर ध्यान दीजिएगा, बी ये सबसेट बी, ये सबसेट बी, इसका सीधा सा मतलब एफ ए बी के बराबर भी हो सकता है, उसका सबसेट भी हो सकता है। यानी कि हम लोग अधिकतर बार यही सोचते हैं कि बाई जो होता है ना वो कंप्लीट रूप से कोडोमेन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो एलिमेंट छूटेगा ना वो बाई का हिस्सा नहीं होगा, यानी रेंज का हिस्सा नहीं होगा। जैसे ये सब फंक्शन में देखो, ये वाला कंप्लीट बी, ये वाला में एक एलिमेंट 64 छूटा है इसलिए सबसेट है, इसमें 16 और 64 16 और 25 छूट गया इसलिए सबसेट है। ठीक है, तो रेंज किसको कहते हैं, सेट ऑफ इमेजेस। इमेज किसको कहते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब मैप किया है उसके एलिमेंट के साथ, डोमेन के एलिमेंट के साथ। तो जो एलिमेंट छूटेगा उस एलिमेंट के बारे में कंसीडर नहीं करेंगे, वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा। नोट कीजिए, 1 1 मैपिंग, फंक्शन को यहाँ मैपिंग से भी बता रहे हैं। ठीक है, मैपिंग शब्द भी यूज करेंगे, इसको इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलेंगे, 1 1 मैपिंग या इंजेक्टिव मैपिंग। 1 1 मैपिंग में क्या होगा, एक के कोरस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट जाएगा, इसको 1 1 या इंजेक्टिव बोलते हैं मैपिंग। ठीक है, ग्राफिकली अगर डिस्कस करें तो आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर वो लाइन एक ही जगह पे कट करे तब हम लोग लिख सकते हैं एफ इज 1 1 मैपिंग। चित्र बना रहे हैं, मैपिंग, इसको फंक्शंस को मैपिंग नाम से बता रहे हैं आपको। मिनी 1 मैपिंग, ये हो गया नॉट इंजेक्टिव मैपिंग। एक माइनस 1 2 3,
149, ये देखिए ये हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचेंगे ना तो एक से ज्यादा बिंदु पे वो कर्व को कट कर जाएगा। जैसे अगर इस तरह से आप कर्व अगर है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक या एक से ज्यादा बिंदु पे इसको कट कर जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ इज मेनी वन मैपिंग या एफ इज नॉन इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, ऑनटू मैपिंग, ऑनटू किसको कहेंगे, जैसे एफ ए से बी डिफाइंड सच दैट एफ ए बराबर बी, यानी कि जो रेंज है 1 2 3 4 1 4 9 16, इसमें एफ ए देखिए 1 4 9 16 किसके बराबर है, बी के। इसमें देखिए एक एफ ए कौन सा हो जाएगा, 1 4 9 किसके बराबर है, बी के। एफ इज ऑनटू, ऑनटू को सरजेक्टिव भी बोला जाता है, सरजेक्टिव। एफ इज सरजेक्टिव मैपिंग इनटू मैपिंग, ये क्या हो जाएगा, इनटू मैपिंग। एफ ए से बी डिफाइंड सच दैट एफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन एफ इज कॉल्ड इंजेक्टिव। ठीक है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 है, 1 4 9 16 25 है। देखिए इसमें एफ ए क्या है, 1 4 9 16 जो कि सबसेट है बी का, इसलिए एफ इज इनटू नॉट ऑनटू। ठीक है, अगर 1 -1 2 3 1 4 9 16 25, देखिए एलिमेंट छूट जाएगा तो 1 4 9 ही ना सेट हुआ है। 1 1 मैपिंग किसको कहेंगे, जब एक का एक से रिलेशन। ठीक है, मिनी वन एक से ज्यादा का एक से रिलेशन। ऑन टू मैपिंग जब वो फंक्शन में कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटे तो वो ऑन टू या सर्जेक्टिव हो जाएगा, और इनटू कम से कम एक एलिमेंट छूट जाए तो वो इनटू कहलाएगा, इंजेक्टिव। नॉट ऑन टू यानी इनटू फंक्शन हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। ये क्या हो गया, 1 1 ऑन टू, इसी चीज को कहते हैं एफ इज इंजेक्टिव एंड
सरजेक्टिव, इंजेक्टिव 1 1 को और सरजेक्टिव ऑन 2 को, क्योंकि एलिमेंट नहीं छूटा है। और एल्सो कॉल्ड एफ इज बाइजेक्टिव, अगर 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है तो बाइजेक्टिव कहलाता है। ये हम उदाहरण हर बार दे रहे हैं, ये व्यापक रूप में नए नए फंक्शंस भी हो सकता है, ये आसान उदाहरण देने के लिए यही चीज रिपीट कर दे रहे हैं। ये देखिए f इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, ऑन 2 नहीं है क्योंकि एलिमेंट छूट रहा है। इसका मतलब f इज 1 1 इन 2, इसका मतलब है f इज इंजेक्टिव but not surjective। 1 माइनस 1 2 3, 1 4 9, ए बी, एफ इज मेनी 1 ऑन 2, इसका मतलब f इज surjective बट नॉट इंजेक्टिव। ये सर्जेक्टिव तो है, यानी कि एलिमेंट नहीं छूटा है, लेकिन इंजेक्टिव नहीं है, 1 1 नहीं है। F is neither 1 1 nor on 2, ना तो 1 1 है ना on 2 है। F is neither injective not surjective। नोट कीजिए इसको। इनवर्स जो फंक्शन जो है वो मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट अगर आप बात करें तो पूरा आईएससी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शन ही है। तो अभी जो फंक्शंस का सिर्फ इंट्रोडक्शन किए, फंक्शन अलग से एक चैप्टर है जो 1 8 1.5 महीने चलेगा, वही मेन चैप्टर है, वही आपको सारा वाई और एक्स के बीच में रिलेशंस को डिफाइन करेगा। अभी ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डिफाइन किए कि वो होता क्या है और उसका इन्वर्स क्या होता है वो आप बताएंगे। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, जैसे f जो है ना वो a से b है, सच दैट इस तरह से है कि f इज 1 1 और f इज ऑन 2, 1 1 और ऑन 2 दोनों है, यानी कि f इज बाइजेक्टिव है। आपको पता है 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है तो बाइजेक्टिव होता है। देन ऐसा स्थिति में f इनवर्स b से a होगा, यानी कि जो डोमेन है वो को डोमेन हो जाएगा और को डोमेन है वो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देखिए इफ f इज नॉट 1 1, अगर f 1 1 नहीं हो, जैसे 1 माइनस 1 2 3, 1 4 9 ए बी, इसको देखिए f डिफाइंड, ये डिफाइंड है, लेकिन अगर f इनवर्स के लिए डिस्कस कीजिएगा तो उल्टा फंक्शन हो जाएगा,
तब ना एफ इनवर्स हो जाएगा। उस फंक्शन को उल्टा कीजिएगा तो आपको ये दिख रहा है एफ इनवर्स नॉट डिफाइंड। इफ एफ इज नॉट ऑन टू, अगर एफ ऑन टू नहीं है तो 1 2 3 4 1 4 9 16 25। आप इसको गौर से देखिए, एफ क्या है? एफ डिफाइंड है क्योंकि एक एलिमेंट छूटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनवर्स अगर डिफाइन कीजिएगा तो बी को ए बनाइए। एफ इनवर्स नॉट डिफाइंड, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर एफ 1 1 और ऑन टू रहे, यानी कि एफ इज बाइजेक्टिव रहे, 1 2 3 4 1 4 9 16 ए बी, ये एफ है, 1 4 9 16 1 2 3 4 बी और ए है एफ इनवर्स। एफ डिफाइंड, एफ इनवर्स आल्सो डिफाइंड। वो हर डिफिनेशन जो है उस पर खरा उतरा, चारों शर्त इसमें पालन हो रहा है। इससे हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि एफ अगर ए से बी है और एफ इज 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, इसका मतलब एफ इज बाइजेक्टिव है। तो ऐसा स्थिति में एफ इनवर्स बी से ए की ओर हो जाएगा। यही एफ इनवर्स का डेफिनेशन है, नोट कीजिए। ग्राफ्स ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर एफ इनवर्स एक्स इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y बराबर x, और इफ y बराबर एफ एक्स cuts each other, then it will cut at the line and not to define inverse must be bijective, जो कि हम लोग पढ़े। जैसे अगर एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स, y बराबर x का लाइन खींचेंगे और इस लाइन में हम लोग इसका परछाई खींच लेंगे, इस फंक्शन का परछाई। ये y बराबर एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए इसका ये परछाई है,
ऐसा है, y बराबर fx का लाइन है, ग्राफ कैसा होना चाहिए परछाई वाला, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये वाला y बराबर fx है, तो ये वाला y बराबर f इनवर्स x हो जाएगा, लाल वाला। तो आप देख रहे हैं कट कर रहा है, तो कहाँ y बराबर x के लाइन पे कट कर रहा है, यानी तो सिमेट्रिक है, ये fx है, तो ये f इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इसमें याद ये रखना है ना कि x एक्सिस y एक्सिस बन जाएगा और y एक्सिस जो है ना वो x एक्सिस बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। x एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा और y एक्सिस x एक्सिस का काम करेगा इनवर्स के रूप में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बारे में जब ग्राफ बनाएंगे ना इनवर्स का, इनवर्स से कोरिलेटेड ग्राफ्स बनाएंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। आज का क्लास कई मायने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप फंक्शंस का इंट्रोडक्शन समझे कि फंक्शंस होता क्या है और इनवर्स उससे कैसे निकलता है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े। हालांकि इसमें कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा, जो कि फंक्शन चैप्टर में ही क्लियर हो पाएगा और जब ग्राफ बनाएंगे तब क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और आज का जो क्लास है ना उसका एक एक मिनट आप पूरा का पूरा एक एक सेकंड देखेंगे, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको आगे के ग्राफ्स में दिक्कत होगा। अगर ग्राफ दिक्कत हो गया तो आपका पूरा का पूरा कैलकुलस तहस नहस हो सकता है, क्योंकि पूरा कैलकुलस वास्तविकता में ग्राफिटिकल अप्रोच में ही स्टडी है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो जब तक आप उस पूरा को नहीं पढ़ेंगे, ग्राफ्स वगैरह को नहीं ढंग से पढ़ेंगे, तब तक आपको चीज़ें समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में